हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरियल बुक पढ़ रहे हैं, जो जिसमें 5000 जीके जीएस है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। वही कहेगा कि भारत में सर्वाधिक जो ऊर्जा का उत्पादन होता है ये किससे होता है? तो ये होता है ताप से। कितना प्रतिशत? तो 67%। आगे देखेंगे 2 नंबर हो जाएगा, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी वो 2007 में हुई थी। और वही राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत भी 2007 में हुई थी। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में की गई थी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गठन हुआ था 2010 में, यानी कि एनजीटी गठन हुआ था 2010 में। मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। नरेगा के गठन हुआ था 2006 में और नरेगा से नाम बदलकर मनरेगा किया गया था 2009 में। भारत में डीटीएच की शुरुआत 2004 में हुआ था। डायरेक्ट कहेगा कि डायरेक्ट टू होम, यानी कि डीटीएच की शुरुआत 2004 में की गई थी। आगे देख लेंगे 3 नंबर हो जाएगा, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सोनार। और सोनार में कहेगा तो पराश्रव्य तरंग के प्रयोग करते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऑडियोमीटर का। धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों जैसे कि लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? तो ये हो जाएगा सफ़ेद। जब प्रकाश के प्राथमिक रंग जो कि लाल, हरा और नीला है, इसे मिलाने पर क्या बनता है? तो सफ़ेद बनता है। इसका ट्रिक हो जाएगा निहला, नीला, हरा, लाल। जो काला रंग है ये प्रकाश के सर्वाधिक मात्रा में अवशोषण करता है। नीला प्लस लाल मिलने से क्या बनता है? तो मैजेंटा बनता है। इसका ट्रिक हो जाएगा नीलम। नीला प्लस लाल मिलने से बनता है मैजेंटा। 5 नंबर हो जाएगा, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल भी गुरुत्वाकर्षण बल है और सबसे मजबूत बल कहेगा तो नाभिकीय बल हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो कह रहा है कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा संघ में। और इसमें जाइलम जो संवहन ऊतक है ये कौन कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ कहेगा तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाएगा थैलोफाइटा और संवहन ऊतक पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में। और वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहते हैं? जिसे एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा। 7 नंबर है, कौन सा स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? तो ये हो जाएगा प्लेटिपस और एकेडिना। एकेडिना और प्लेटिपस ये शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों अपवाद में है, स्तनपायी होकर अंडा देती है, एकेडेना और प्लेटिपस। बाकी जो स्तनदायी है वो सब क्या देते हैं? तो बच्चा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय कहेगा पशु कौन सा है? तो ये हो जाएगा कंगारू। सर्वाधिक कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश में ही पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है ये क्योंकि जल अपघटक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं? तो जल अपघटक एंजाइम होते हैं। इसके कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जिसका खोज किए थे डी दुबे ने। 9 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जीवाणु में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज अल्टमैन किए थे 1886 में और इसका नामकरण कहेगा तो बेंडा किए थे। आगे देख लेंगे 10 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यूजेनिक्स से संबंधित है आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से।
यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से। और जो लाइसोसोम कह रहा है कि लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली के कारण और भी है, तो ये देख लेते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं? तो पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट हो जाता है तब लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम कोशिका खा लेता है। एंजाइम को क्या करता है? तो कोशिका खा लेता है। इसी के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट हो जाता है तब लाइसोसोम फट जाता है, जिसके कारण एंजाइम को कोशिका खा जाता है और इसी के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में अल्जाइमर रोग सर्वाधिक होगा और ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और मेनिंजाइटिस भी ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसमें मस्तिष्क सूज जाता है। डाउन सिंड्रोम जिसमें हो जाएगा तो उसमें गुणसूत्री की संख्या 1 बढ़ के 47 हो जाएगा। और टर्नर सिंड्रोम होने पे गुणसूत्री की संख्या 1 घट जाता है, 45 हो जाएगा। सामान्य रूप से कहेगा, सामान्य रूप से मानव शरीर में गुणसूत्री की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है। वही टर्नर सिंड्रोम होगा तो 45 हो जाएगा और डाउन सिंड्रोम होने पे 47 हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। वही पेट से कौन सा अम्ल निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि पाचक रस के में काम करता है। बड़ी आंत में क्या होता है? तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है और छोटी आंत में सभी खाना पचता है। आगे देख लेंगे 13 नंबर हो जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है, तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव। जनसंख्या दबाव। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य कह रहा है कि विशेषता क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति के निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या का दबाव। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में और ये हुआ था पीसी मानलोविस के अध्यक्षता में। वही कहेगा कि राष्ट्रीय योजना समिति गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1938 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे लाभ। निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? तो ये इसमें हो जाएगा लाभ। बाकी भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक माने जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अल्फ्रेड मार्शल। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और एक इसी में है कि कहेगा कि उपभोक्ता बचत के सिद्धांत किसने दिया था? उपभोक्ता बचत के सिद्धांत भी अल्फ्रेड मार्शल दिए थे। 15 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? तो इसमें हो जाएगा पीजे नायक समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। इसका संबंध हो जाएगा आरबीआई द्वारा भारत में बैंकों का शासन तंत्र सुधारना। और बाकी तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति, एस हाशिमी समिति, और ये दोनों का संबंध हो जाएगा गरीबी मापन से। सुरेश तेंदुलकर समिति और एस हाशिम समिति का संबंध हो जाएगा गरीबी मापन से। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे के रंगोथॉनम। और संजय बारू के पुस्तक के नाम हो जाएगा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर्स। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं। माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे समीर सोनी। माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस पुस्तक के लेखक समीर सोनी हैं। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शशि थरूर। 17 नंबर है, इनमें से गंगा नदी से उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी हो जाएगा कोसी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक ये सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलती है, जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण
गया में फाल्गु नदी के किनारे किया गया है, जिसका अन्य नाम कहेगा फाल्गु नदी के तो निरंजना नदी भी है। आगे देख लेंगे 18 नंबर, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? तो ये मनाता है 2 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? तो ये मनाता है 2 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कहेगा तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 19 नंबर है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम गीत के रचनाकार भी बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो कि आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचना की गई थी। भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की भी रचना रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। हंगरी स्टोन पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ही हो जाएंगे। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग के। चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पाषाण युग के। और पूरा पाषाण युग में क्या हुआ था? तो आग के आविष्कार हुआ था। पहिया और कृषि के आविष्कार हुआ था नवपाषाण युग में। 21 नंबर हो जाएगा, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश के राज स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश के। मगध पे शासन करने वाले वंश के नाम हो जाएगा हसीन मासुका, ये ट्रिक है। ह से हो जाएगा हर्यक वंश, फिर सी से हो जाएगा शिशुनाग, न से हो जाएगा नंद वंश, मा से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश और शुंग वंश के बाद कर्ण वंश। पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश और उसके बाद कर्ण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे कुजुल कटफिसेस। इसका कहेगा कि राजधानी कहाँ पे था? तो पुरुषपुर या पेशावर। शुंग वंश के कहेगा संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। और शुंग वंश के राजधानी हो जाएगा विदिशा। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और गुप्त वंश के राजधानी कहेगा तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सीमुख और इसका राजधानी हो जाएगा प्रतिष्ठान। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिए थे। और वही कहेगा कि निजामुद्दीन औलिया किसके लिए कहे थे कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहे थे गयासुद्दीन तुगलक के लिए, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे। और खिलजी वंश के संस्थापक कहेगा तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किए थे। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इनको पागल शासक की संज्ञा दी गई है। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहाँ रखा था? तो हजारीबाग जेल में। और यहाँ से अपने साथियों के साथ ये भागने में कामयाब रहे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े हैं विनोबा भावे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार से हुआ था 1940 में, जिसमें प्रथम व्यक्ति महात्मा गांधी द्वारा विनोबा भावे को चुना गया था। दूसरा व्यक्ति कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। चंपारण आंदोलन का संबंध हो जाएगा महात्मा गांधी से। असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 में, जिसे चौरा चौरी हत्याकांड के कारण 1922 में बंद कर दिया गया था। 24 नंबर है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में, जो कि ये तीसरा था। और पहला बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगिरी में अजातशत्रु के कार्यकाल में। दूसरा हुआ था वैशाली में कलाशोक के कार्यकाल में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में किसके कार्यकाल में? अशोक के। चौथा हुआ था जम्मू कश्मीर के कुंदन वन में और ये कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 25 नंबर, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक था।
कहेंगे कि बौद्ध धर्म के सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के सर्वाधिक विस्तार हुआ। हर्षवर्धन के उपनाम क्या था? तो हर्षवर्धन के उपनाम शिलादित्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर। निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में परिवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? तो ये किए थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में परिवेश की अधिकतम जो आयु सीमा थी 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। और इसके बाद लॉर्ड रिपन ने इसकी उम्र सीमा बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिए। घटाए थे लॉर्ड लिटन और फिर से बढ़ा दिए थे लॉर्ड रिपन। अकाल आयोग के गठन लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही किया गया था। अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? तो ये अपनाए थे लॉर्ड लॉरेंस ने। लॉर्ड लॉरेंस ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाए थे। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनः विवाह की स्थापना की थी। आगे हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर हो जाएगा, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 214। किसी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 के तहत की जाती है। और वही उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करेंगे अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट के गठन होता है अनुच्छेद 124 के तहत, यानी सर्वोच्च न्यायालय गठन अनुच्छेद 124 के तहत होता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। राज्यपाल के अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल के अध्यादेश कहेगा तो अनुच्छेद 213 में है। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो ये किया गया था मई 1949 में। सर्वोच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और निर्वाचन आयोग के गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय ध्वज को कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण के मार्ग प्रसारित करती है, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन देख लेते हैं आपसे। परिषदें जो है भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। दूसरा है कि परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण के मार्ग प्रशस्त कार्य करती है, ये दोनों सही है। जो क्षेत्रीय परिषद है इसका अध्यक्ष कहेगा कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के गृह मंत्री। केंद्र में कहेगा तो भारत के गृह मंत्री। और इसका गठन कहेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में हुआ था। क्षेत्रीय परिषद के गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में किया गया था। आगे देख लेंगे 30 नंबर हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे फजल अली और इसके सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और पंडित हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो फजल अली थे और सदस्य हो जाएंगे के.एम. पडिक्कर और पंडित हृदयनाथ कुंजरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत हो जाएगा कि जो मंत्रिमंडल है ये सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये गलत है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, ये गलत है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी, ये सही है। और कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीनों प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। दूसरा ऑप्शन है कि मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, ये भी सही है। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई हो जाएंगे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले हो जाएंगे राजीव गांधी। आगे देख लेंगे
आगे हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अभिवहन। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अभिवहन। ऊष्मा के कहेगा ठोस और पारा में किस विधि द्वारा गमन होता है? तो चालन विधि द्वारा। चालन विधि द्वारा ठोस और पारा में ऊष्मा गमन करती है। संवहन विधि द्वारा गैस में ऊष्मा गमन करती है और संवहन विधि में सर्वाधिक ऊष्मा का हानि होता है। केतली और वायुमंडल किसके माध्यम से गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा। आगे देख लेंगे 33 नंबर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? तो ये इसमें सही है बी, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे की तरफ से क्या करता है? तो गर्म करता है। और विकिरण के कारण ही साफ मौसम में हमें अधिक ठंड महसूस होती है। ओस के अलावा साफ मौसम में हमें अधिक ठंड महसूस होता है विकिरण के कारण ही। आगे देख लेंगे 34 नंबर हो जाएगा, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो डाउन्स कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान हो जाएगा प्रेयरी। और मध्य एशिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो स्टेपी कहते हैं। 35 नंबर हो जाएगा, भूकंपीय तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है रिएक्टर स्केल में। पवन की जो दिशा है किससे मापते हैं? तो एनीमोमीटर से मापते हैं। भूकंप का हलचल किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। और ऊंचे ताप को मापते हैं पायरोमीटर से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 36 नंबर, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किए थे अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिए थे। और कहेगा कि संवहन धारा का सिद्धांत किसने दिया था? संवहन धारा का सिद्धांत दिए थे आर्थर होम्स ने। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज समांतर अग्नेय तथा रूपांतरित शैल में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो ये हो जाएगा माइका। कह रहा है कि कौन सा खनिज समांतर अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो ये हो जाएगा माइका। भारत में माइका का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। विश्व में माइका के उत्पादन में अग्रणी देश कहेगा तो चीन हो जाएगा। ये माइका क्या है? माइका को अवरक कहते हैं। और माइका जो है ताप का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। माइका ताप का सुचालक होता है और विद्युत के क्या होता है? कुचालक होता है। क्वार्टज के सूत्र हो जाएगा SiO2। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर, चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्य में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है राजस्थान में। चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो राजस्थान में। सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो मध्य प्रदेश में। लंबी तट रेखा वाला भारत के राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात। और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा गोवा। किशनगढ़ शैली कहाँ पे प्रचलित है? तो ये बिहार में प्रचलित है। 39 नंबर हो जाएगा, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का अन्य नाम कहेगा तो वुड अल्कोहल हो जाएगा। वुड अल्कोहल किसे कहते हैं? तो मिथाइल अल्कोहल को कहते हैं। वही अल्कोहलिक खमीरन के आखिरी उत्पाद हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वो अभिक्रिया करता है तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसीलिए इसे कांच में नहीं रखा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य करेगा तो भोजन में पाचक रस में सहायता करता है। भोजन के पाचक रस में ये सहायता करता है। 41 नंबर हो जाएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हो जाएगा 2, 8, 17। इसका जो है परमाणु क्रमांक होता है कितना? तो 17 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 7। क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है और हाइड्रोजन वर्ग
किस वर्ग को कहते हैं, तो हाइड्रोजन वर्ग कहते हैं, वर्ग नंबर 17 को। और कहेगा क्लोरीन ये सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व है। क्लोरीन क्या है, तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कह रहा है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो यह हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये बदलता है बैटरी। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा सौर सेल, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलेगा। 43 नंबर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ये हो जाएगा CO2। और ये होता है अम्लीय और CO होता है उदासीन। प्राणवायु के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑक्सीजन को। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कहेगा कौन सा तत्व है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। भविष्य की ईंधन भी कहेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। 44 नंबर हो जाएगा, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। रसायन उद्योग में कह रहा है कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसे रसायन के राजा भी कहते हैं। और अम्ल वर्षा में कहेगा सर्वाधिक कौन होता है, तो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। पाचन तंत्र में कौन कार्य करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्य करता है। सोना चांदी को किसके माध्यम से शुद्ध किया जाता है, तो सोना चांदी को शुद्ध किया जाता है HNO3 के माध्यम से। 45 नंबर हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल से सोना चांदी को शुद्ध करते हैं। 45 नंबर हो जाएगा, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन कैसा होता है, तो ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। आगे देख लेंगे, 46 नंबर हो जाएगा, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2018 में। और किसे दिया गया था, तो अमिताभ घोष को। अंग्रेजी वही कहा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1965 में। और पहली बार पाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे जी शंकर कुरूप। और ये किस भाषा के लिए पाए थे, तो मलयालम के लिए। हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसको, तो सुमित्रा नंदन पंत को। और किसके लिए, तो चिदम्बरा के लिए। और कब, तो 1968 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 47 नंबर है, भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड के मुख्यालय हो जाएगा जयपुर। थल सेना और वायु सेना को कितने कमान में बांटा गया है, तो 7 कमान में। और तीनों सेना के मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। और नौसेना के कितने कमानों में बांटा गया है, तो 3 कमान में। पूर्वी नौसेना के मुख्यालय हो जाएगा, नौसेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय हो जाएगा विशाखापट्टनम। और पश्चिमी का हो जाएगा मुंबई। और दक्षिणी कहेगा तो ये हो जाएगा कोचीन। आगे देखेंगे, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपदा प्रबंधन से। योकोहामा रणनीति संबंधित है आपदा प्रबंधन से। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था कहाँ पे, तो कनाडा में। कब, तो 1987 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है, तो बर्फानी तूफान हो जाएगा वायुमंडलीय आपदा। और जलीय आपदा कौन सा है, तो ये हो जाएगा बाढ़। और जैविक आपदा हो जाएगा महामारी। आगे देख लेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम में अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, तो यह हो जाएगा जीवमंडल नियम, यानी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत के पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहेगा तो यह नीलगिरी हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यूनेस्को के गठन हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय कहेगा तो पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। अब से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, तो ये हो जाएगा जीवमंडल नियम, यानी कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था नीलगिरी को 1986 में।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे कुछ वर्णन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन हो जाएगा ऑक्सिन, जिसका खोज किए थे डार्विन ने 1880 में। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा जिबरेलिन्स, और इसका खोज किए थे कुरुसवा 1926 में। आगे हो जाएगा, पौधों में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधों के कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन हार्मोन, जिसका खोज किए थे मिलर 1955 में। पौधों के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में माना जाता है, तो ये हो जाएगा एब्सिसिक एसिड को पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में माना जाता है। आगे देख लेंगे, एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा एथिलीन। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये हो जाएगा एथिलीन। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा आगे है विभिन्न विटामिन रासायनिक नाम एवं उनके कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए के रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल, और इसके कमी से होता है जीरोपैथेल्मिया। विटामिन B1 के रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन, और इसके कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन B2 के रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लोविन, और इसके कमी से त्वचा का फटना रोग होता है, यानी कि त्वचा फटने लगता है। विटामिन B3 के रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन, और इसके कमी से होता है पेलाग्रा रोग। विटामिन B5 के रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल, और इसके कारण बाल सफ़ेद होता है। विटामिन B6 के रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बालों का गिरना, और विटामिन B7 के रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटिन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विटामिन B11 के रासायनिक नाम हो जाएगा फॉलिक अम्ल, और इसके कमी से पेचिस रोग होता है। विटामिन B12 के रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन, और इसके कमी से पांडु रोग होता है। विटामिन C के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, और इसके कमी से मसूड़ों का फूलना, यानी कि मसूड़ा फूलने लगता है विटामिन C के कमी से। विटामिन D के रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफिरोल, और इसके कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। विटामिन D2 के रासायनिक नाम हो जाएगा ऑर्गे कैल्सीफिरोल, और इसके कमी से हड्डियों में दर्द होता है। विटामिन D3 के रासायनिक नाम हो जाएगा कोले कैल्सीफिरोल, और इसके कमी से बालों का झड़ना होता है। आगे देखेंगे इसको एक बार, ये क्वेश्चन को क्या आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। आगे देखेंगे, जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जीनोम। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं, और गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा सिस्ट्रॉन। जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन हो जाएगा। उत्परिवर्तन के इकाई कहेगा तो म्यूटॉन हो जाएगा। पुनः संयोजन की इकाई कहेगा तो रेकॉन हो जाएगा। और समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कहेगा तो कायिक कोशिकाओं में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन किस में होता है? तो अविकसित कोशिकाओं में। से असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन के खोज किसने किया था? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग किए थे, यानी कि वोल्टेयर फ्लेमिंग किए थे। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव हो, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।